नमस्ते साथियों। हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर उपसंयोजन यौगिकों का नामकरण सीखा था, जिसमें हमने सूत्र की सहायता से उन यौगिकों का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में बात की थी। लेकिन आज के इस क्लास के अंदर हम उपसंयोजक यौगिकों का जो नाम दिया है उस नाम से हम सूत्र लिखेंगे। उपसंयोजन यौगिकों का जो हमने नामकरण किया गया तो जो नाम होगा उससे सूत्र लिखेंगे। तो दोनों प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको उसका नाम देख के सूत्र पूछा जा सकता है या सूत्र देख के उसका नाम लिखाया जा सकता है। तो ज़्यादा कंसेप्टिव नहीं है, नॉर्मल वही नियम थे जो हमने पढ़े थे। तो टॉपिक क्या अपना, उपसंयोजन यौगिकों का सूत्र। क्या लिखा है? उपसंयोजन यौगिकों का सूत्र। हमने अपनी लास्ट क्लास में जब जो नियम पढ़े थे कंसेप्टली वही है। आज की क्लास में प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। अब जो समझो, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले क्या है कि आपको एक कंपाउंड का नाम मिलेगा, तो उस कंपाउंड के नाम को आपको क्या करना है, धनायन और ऋणायन में डिवाइड कर लेना है। उसके बाद देखो, शॉर्ट में बता रहा हूँ सूत्र लिखते समय कि सबसे पहले आपको पता है कि क्या लिखा जाता है, धनायन, बाद में क्या आएगा, ऋणायन। पहले धनायन लिखा जाएगा सूत्र में, फिर आएगा ऋणायन। उदासीन तो ऑटोमेटिक एक हो गया। अब देखो, धनायन या ऋणायन में से जो संकुल हो, जो क्या हो, संकुल हो, तो हमें पता है संकुल को हम किस में लिखेंगे, बड़े वाले कोष्टक में। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखी जाती है, केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु ये क्या हो सकता है, आयन। उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा जाता है, लिगेंड। क्या लिखा जाता है, लिगेंड। और जितने लिगेंड की संख्या है उतने यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो संकुल आयन है, इस संकुल आयन पर यहाँ आवेश कितना आएगा, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बाकी का नामकरण का तरीका सेम है, कोई बड़ी बात, कोई विशेष बात नहीं है। हम क्या करते हैं, 2-3 एग्जाम्पल ले लेते फिर उससे इजीली समझने की कोशिश करते हैं। देखो कि क्या गया, उपसंयोजन यौगिक का हमें सूत्र लिखना है। सूत्र लिखने का मतलब हमें क्या मिलेगा, नाम मिलेगा। नाम से हमें क्या लिखना है, उसका सूत्र लिखना। जैसे मैं 2-3 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल हम यहाँ बात करें तो मैंने उनको लिखाया भी था आपको, पोटेशियम हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड। ये कंपाउंड था पूरा। अब देखो, सीधी पहचान आपकी क्लियर होनी चाहिए कि हमें इसका लिखना है। तो पहले आ गया वो, तो क्या हो गया आपका, धनायन। तो ये सदन धनायन हो गया। इसकी बात करें, ये ऋणायन। और हमें पता, सीधी बात है, लिगेंड आ गया तो ये कैसा ऋणायन होगा, संकुल ऋणायन। संकुल ऋणायन। अब आपको इसको लिखना, देखो समझो, साधारण धनायन लिखना पोटेशियम, तो पोटेशियम को मैंने क्या लिख दिया, क्या लिख दिया, पोटेशियम को क्या हो गया, क्या हो गया। अब देखो, आप सब जानते हो धनायन है तो पोटेशियम पर आवेश कितना होता है, +1 होता है। तो यहाँ प्लस का 1 कर दिया, पोटेशियम प्लस, क्या लिख दिया, पोटेशियम प्लस। अब देखो, ये संकुल आयन है, साफ साफ पता है। तो क्या करेंगे, हम रफली कर रहे हैं, इसको मैंने यहाँ पे कोष्टक लगा दिया, कोष्टक लगा दिया। अब देखो, इसमें सबसे पहले क्या लिखा जाता है, केंद्रीय धातु। तो यहाँ पर केंद्रीय धातु क्या है, फेरेट। फेरेट का मतलब आयरन। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, आयरन लिख दिया। क्लियर है। लिगेंड क्या है, साइनो। साइनो का मतलब साइनाइड लिगेंड है, तो Cn कर दिया। अब देखो ध्यान रखना, जब कोई लिगेंड एक परमाणु के रूप में होता है तब तो वहां पे, तो जब परमाणु की बात कर रहे हैं तो ये कि अगर एक परमाणु तो ठीक है, एक से ज़्यादा परमाणु का समूह है लिगेंड के रूप में, तो उसको कोष्टक में रखेंगे, स्मॉल कोष्टक में। तो Cn है, इसको स्मॉल कोष्टक में कर दिया। अब देखो, Cn साइनो लिगेंड कितने, हेक्सा। हेक्सा का मतलब कितना होता है, 6। तो इसके नीचे कितना लगा दिया मैंने, 6 लगा दिया।
क्लियर है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी वो समझ लेना, इन संकुल पे आवेश ज्ञात करना कि इस संकुल आयन पे यहाँ आवेश क्या होगा। तो अब देखो समझो, पोटेशियम होता है K1 कर दिया, K पर +1 हो गया। अब देखो हमें इस पूरे संकुल पे आवेश निकालना है। देखो आयरन का ऑक्सीकरण अंक कितना दिया है कोष्टक में, +2 दिया है तो +2 कर दिया। Cn कितने, 6। Cn साइनाइड पे आवेश कितना होता है, -1। अब इसको कैलकुलेट कर लो तो +2 -6 तो कितने बच गए, -4। अर्थात इस संकुल के ऊपर कितना आएगा, -4 आ गए। कितने आ गए, -4। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता है कि जैसे हम ये लिखते हैं धनायन और ऋणायन। ऋणायन पे जो आवेश होता है वो कहाँ लिखा जाता है, धनायन के नीचे, और धनायन पे जो आवेश होता है वो कहाँ लिखा जाता है, ऋणायन के नीचे। एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, जैसे मैंने एक कंपाउंड लिया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पे होता है +3, सल्फेट SO4 इस पे होता है -2। तो एल्यूमिनियम सल्फेट अगर आपको लिखना है तो इसका तरीका क्या होगा, ये 2 तो कहाँ चले जाएंगे, एल्यूमिनियम के नीचे, और 3 कहाँ चले जाएंगे, सल्फेट के नीचे। तो एल्यूमिनियम के नीचे कितना लिख दिया, 2, सल्फेट के नीचे SO4 कितने, 3। अब बेटा ऐसे 3 लिखोगे तो 43 हो जाएगा, ऐसे 3 लिखा तो कितना हो गया, 43 43। तो इसको लिखने का तरीका होता है, इसको किसमें किया, कोष्टक में बंद, इस प्रकार से। तो सेम कंडीशन है कि ये 4 तो कहाँ आ जाएंगे, के नीचे। अब देखो +1 है, प्लस का मतलब 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी लिखना चाहो तो इसके नीचे कितना आएगा, 1, तो 1 को हम लिखते नहीं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K4FeCN6। K4FeCN6। देखो अब इसका मतलब कितना, 1 तो यहाँ 1 लिखोगे, यहाँ प्लस माइनस नहीं है, संख्या लिखी जाती है, तो यहाँ क्या लिखना है, 1। तो 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला हो गया। तो इस प्रकार से अगर आपको नाम दिया हुआ है तो सूत्र तो काफ़ी ईजी होता है, कोई परेशानी नहीं होती है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर हम अगले वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं। 2-3 एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं जो बुक के अंदर अपने दिए हुए हैं। अब देखो बेटा, बिल्कुल उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको। बस जानना कि बहुत इजी होता है, थोड़ा बहुत अगर आप इन पे फोकस करोगे तो कहीं गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। अब देखो हम आगे बात करें, अगला एक एग्जांपल वो ले लेते हैं यहाँ पे। अभी शुरुआत में सिंपल, फिर थोड़ा टफ लेंगे एग्जांपल। यहाँ लिख रहा हूँ मैं हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड, और यहाँ क्या लिख दिया मैंने, क्लोराइड, और ये पूरा नाम एक साथ है। अरे वो साफ साफ समझ में आता है। हमें इसका लिखना है, ये दूसरा एग्जांपल अपना, हमें इसका नाम लिखना है, नाम दिया हुआ क्या लिखना है, सूत्र लिखना है। तो सिंपल सी बात है, जो पहले आया वो क्या हो गया, धनायन, बाद वाला ऋणायन। अब साफ समझ में आ रहा है ये धनायन कैसा है, संकुल धनायन है, और बाद वाला हो गया ऋणायन। जब आप नाम लिखोगे तो देखो संकुल धनायन है तो सबसे पहले क्या लगाओगे, बड़ा वाला कोष्टक। अब देखो सबसे पहले इस संकुल में क्या लिखते हैं, केंद्रीय धातु। तो केंद्रीय धातु यहाँ क्या है, कोबाल्ट, तो यहाँ क्या लिख दिया आपने, CO। अब देखो लिगेंड क्या है बेटा, यहाँ पे एमीन। लिगेंड क्या है, एमीन। एमीन का फॉर्मूला NH3, कोष्टक में बन गए। एमीन कितने बेटा, 6। तो यहाँ पे कितने कर दिया आपने, संख्या कितने लिख दोगे, यहाँ पे 6 हो गए। क्लियर है। अब देखो ये हो गया क्लोराइड। क्लोराइड का मतलब क्या हो गया, Cl। Cl पे क्या होता है, -1। क्लोराइड क्या होता है, Cl- होता है, तो Cl- लिख दिया। अब हमें इस संकुल पे आवेश का पता लगाना है, तो आवेश का पता कैसे लगाएंगे, देखो कोबाल्ट का ऑक्सीकरण कितना दिया है, +3, तो ये कर दिया +3। एमीन कितने, 6। इस एमीन पे आवेश कितना होता है, एमीन कैसा लिगेंड था, उदासीन एक दंतुक लिगेंड है। इसका मतलब इस पे आवेश कितना हुआ, 0। कैलकुलेट कर लो, तो 6 को 0 से गुना किया 0, तो लास्ट में कुल आवेश कितना आता है, +3। तो इसका मतलब ऊपर यहाँ कितना आ जाएगा,
प्लस के 3। अब देखो -1 है तो ये तो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये +3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो सीधी बात है, अब 1 को लिखने की जरूरत होती नहीं है, तो ये 3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कंप्लीट CONH3 6 कोष्टक बन Cl3। जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान में बेटा एग्जाम्पल की स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जाम्पल मुख्यतः वो होने चाहिए जिससे बुक में दिए हों, क्योंकि ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में बुक के पीछे ये जो अभ्यास या उदाहरण दिए वहाँ से आपको क्वेश्चन सीधा मिल जाता है। और इस अपनी जो NCERT बुक है इसमें काफ़ी एग्जाम्पल दिए हैं और काफ़ी अभ्यास क्वेश्चन दिए हैं, जिससे आप उसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी मैं 3-4 एग्जाम्पल आपको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट इसका। अभी बेटा 2-3 एग्जाम्पल हो लेते हैं। देखो एक कंपाउंड तो यहाँ पे ये लिया हमने, ट्राईएमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। ट्राईएमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। 2 एग्जाम्पल यहाँ है। ट्रिस एथेन 1,2 ट्रिस एथेन 1,2 डाईएमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। और इसका एक और तीसरा एग्जाम्पल और काफ़ी अच्छा है, वो डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट। क्या लिखा है, डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट डाई साइनिडो अर्जेंटेट फर्स्ट। अब देखो ये पूरा एक साथ मिला हुआ मिलेगा। अब हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं लिखना में। दिया गया है तो पहला काम तो एक ही है, पहले आएगा वो धनायन और बाद वाला ऋणायन। तो ये क्या हो गया आपका धनायन संकुल, और ये क्या हो गया आपका ऋणायन। अब धनायन बड़ा है तो सीधी बात है क्या लगाया आपने, कोष्टक। कोष्टक में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, केंद्रीय धातु का नाम। केंद्रीय धातु क्या बेटा, क्रोमियम। क्रोमियम का प्रतीक क्या होता है, Cr। अब देखो 2 लिगेंड दिए हैं, एक दिया है एमीन और एक दिया है एक्वा। एमीन का फॉर्मूला क्या होता है NH3, एक्वा का फॉर्मूला H2O। अब बच्चों की कंफ्यूजन होगा सर पहले किसे लिखे, बेटा सीधी सी बात है, पहले तो क्या था कि आवेश के आधार पे लिखते थे, लेकिन अब अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो ABCD में पहले आए वो पहले लिखना है। तो सीधी सी बात है एमीन पहले आता है और एक्वा बाद में आता है। तो पहले हम एमीन को लिखेंगे और बाद में किसको लिखेंगे, कोष्टक के अंदर एक्वा। ध्यान रखना है, यहाँ तो लोग क्रम से दिया हो, यहाँ क्रम से दिया हो ना दिया उससे कोई लेन देन नहीं है। ABCD अल्फ़ाबेट के अनुसार इनको लिखा जाएगा। तो पहले एमीन आता है तो एमीन का क्या लिख दिया NH3 ट्राई का मतलब कितने 3। उसके बाद एक्वा को क्या बोलते हो H2 कितने 3, कोष्टक बंद हो गया। अब देखो इसके बाद यहाँ पे क्या Cl का मतलब क्लोराइड पे क्या लगा दिया माइनस। क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इस संकुल पे आवेश ज्ञात करना है, क्योंकि बिना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब नाम से सूत्र लिखते हैं तो इन कंपाउंड का जब हम क्या लिखते हैं वो इन पे आवेश ज्ञात करते हैं संकुल आयन पे, वो सबसे बड़ी परेशानी आती है। बड़ा सिंपल सा देखो, क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है +3। अमोनिया पे आवेश 0, कोबाल्ट इस H2O पे 0। तो सीधी बात है इसमें कितने रहेंगे प्लस के 3,
तो टोटल आवेश इसका होगा प्लस का 3, तो यहाँ कर दिया प्लस के 3। तो आवेश आपस में क्रॉस में आएंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, Cr(NH3) 3H2O 3 कोष्टक बंद Cl, और यहाँ कितना लग दिया 3। अब बेटा इस पे आओ, सबसे इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल अच्छा है, क्लियर हो गया। अब देखो कि 30 एथेन 1,2 डाईएमीन कोबाल्ट थर्ड और सल्फेट। तो सीधी बात है, पहले धनायन बाद में ऋणायन, तो ऋणायन के रूप में यहाँ क्या केवल सल्फेट और ये धनायन है। तो इतना बड़ा धनायन साफ समझ में आता है, ये कैसा धनायन होगा, संकुल धनायन। तो लिखने का तरीका क्या था, क्या लगा दिया, कोष्टक। रफली हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब देखो इसमें केंद्रीय धातु क्या है, कोबाल्ट, तो यहाँ क्या कर दिया मैंने, CO कर दिया। अब देखो लिगेंड देखो कौन सा है यहाँ पे, एथेन 1,2 डाईएमीन। एथेन 1,2 डाईएमीन ये कौन सा आ गया, पढ़ा था क्या हमने, बेटा पढ़ा था। देखो इधर हमने एक लिगेंड लिखा था एथिलीन डाईएमीन, याद आया क्या, नहीं आया बेटा, कहाँ से आए हैं, दिमाग की जब अपना खाली है तो एथिलीन डाईएमीन फॉर शॉर्ट में क्या लिखा था, EN। बट इस एथिलीन डाईमीन को अगर आप IPAC में नाम लिखोगे तो इसका फॉर्मूला समझ लो, CH2 इधर भी NH2 इधर भी NH2, ये था एथिलीन डाईमीन। अब देखो काउंटिंग करके देखो कि क्या कंडीशन आती है। देखो कार्बन कितने इसके अंदर, कार्बन कितने, 2 कार्बन है 1 2, तो 2 कार्बन से एथेन हो गया, एक NH2 एक नंबर पे और दूसरा NH2 ये एक नंबर पे और ये 2 पे, तो एथेन 1,2 डाईएमीन। तो बात समझ गए बिल्कुल। इसका मतलब ये एथिलीन डाईएमीन है। एथिलीन डाईएमीन को शॉर्ट में किस लिखते हैं, EN से, तो यहाँ मैंने कर दिया EN। अब यहाँ एक कंफ्यूजन आ गया कि यहाँ पर क्या लिखा है, ट्रिस लिखा है। ट्राई का मतलब 3 था, तो ट्रिस या ट्रिप्स जिसको हम बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, जब लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई, देखो डाई आया हुआ है, जब लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई आए तो शब्द चेंज हो जाता है। इस कारण से यहाँ ट्रिप्स का मतलब कितने होंगे, 3, तो यहाँ कितना कर दिया आपने 3। अब देखो सल्फेट का मतलब SO4, सल्फेट पे आवेश कितना होता है, -2, सल्फेट SO4 2 माइनस होता है। अब देखो यहाँ हमें आवेश ज्ञात करना है, COEN होल ट्राइस हो गया। अब देखो कोबाल्ट होता है +3, ये 3 है, लेकिन एथिलीन डाईएमीन पे आवेश होता है 0, तो कुल टोटल इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना बचेगा, +3, और इसका मतलब इस पूरे कंपाउंड के ऊपर कितना जाएगा, +3। अब देखो धनायन और ऋणायन पे आवेश विपरीत लिखा जाता है, इसका मतलब ये 2 तो कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे, और ये 3 कहाँ चला जाएंगे, इसके नीचे। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे लिख देता हूँ, कैसे लिखेंगे, COEN कितने 3, इसके नीचे कितने आ गए 2, SO4 के नीचे कितने चले गए 3। बिल्कुल समझ गए होंगे, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ यहाँ पे, तो इसमें क्या है, ये मैंने आपको वहाँ पे शायद अगर आपको याद हो, तीनों एग्जाम्पल हमने सूत्र लेकर उनके नाम लिखे थे। अब मैंने आपको उल्टी प्रैक्टिस करवा दी है, नाम लिखकर क्या लिख रहे हैं हम, सूत्र। तो देखो पहले जो आ गया, ये संकुल धनायन है, ये संकुल ऋणायन है, नाम से क्लियर है, ये तो संकुल धनायन और ये आपका हो गया संकुल ऋणायन, वो संकुल धनायन और ये संकुल ऋणायन। अब बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कोष्टक बंद किया, सबसे पहले केंद्रीय धातु क्या है, एमीन, तो एमीन को किससे लिखोगे आप, Ag, अजी सुनते हो, Ag का मतलब सिल्वर। अब देखो लिगेंड क्या है, एमीन, एमीन का मतलब NH3 कितने यहाँ पे, कितने NH3 2, तो इसके नीचे 2 कर दिए। अभी हम आवेश को कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। अब इधर आ जाओ, ये संकुल ऋणायन है, कोष्टक में बंद किया। लिगेंड केंद्रीय धातु क्या है, अर्जेंटेट। याद हो जब
संकुल ऋणायन हो तो केंद्रीय धातु का नाम लैटिन भाषा में और नाम के अंत में क्या जुड़ता है? एट जुड़ता है। क्या जुड़ता है? एट। तो अर्जेंटेट, इसका मतलब ये भी सिल्वर है। अब क्या है? डाइसाइनिडो। साइनो तो मैंने लिखा था, लेकिन डाइसाइनिडो का प्रॉब्लम क्या है बेटा, चीज बता रहा हूं समझना। IUPAC एक संस्था है, सब जानते हो, फुल फॉर्म आप सब जानते हो। इन्होंने 2004 के अंदर क्या कर दिया, कुछ नाम लिगेंडो के नाम में चेंज कर दिया, जैसे साइनो, कलोरो, फ्लोरो। साइनो से उन्होंने उस नाम में ओ के स्थान पे इडो जोड़ दिया। देखो पहले आप बोलते थे साइनो, तो नाम के अंत में क्या जुड़ा हुआ है बेटा? ओ जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? नाम के अंत में ओ जुड़ा हुआ है। लेकिन अब नाम के अंत में ईडो जोड़ दिया, ईडो, ईडो। तो ईडो जोड़ोगे तो नाम क्या हो जाएगा? साइनिडो। क्या हो गया? साइनिडो। जो आप बोलते ना रामुन रामुडो, बिगाड़वा मापा वही कंडीशन है। जैसे आपका लिखा है कलोरो, तो अब कलोरो नहीं लिखते, मैंने भी लिखा हुआ कलोरो, लेकिन ध्यान रखना अब कलोरो नहीं लिखा जाता। अब क्या लिखा जाएगा? कलोरिडो। क्या लिखा जाएगा? कलोरिडो। अपनी बात है, रामुन रामुडो, शामुन शामुडो। ठीक है। मंजू हो तो मंजूड़ी, बिगाड़ दिया आराम से, कोई बात को नहीं बेटा। तो जैसे ये था। अब बता बेटा, ब्रोमो हो तो क्या नाम हो जाएगा? ब्रोमीडो। नाम बिगाड़ने में तो बेटा हम एक्सपर्ट हैं, किसी का भी बिगाड़ दें। क्लास में किया ही क्या था हमने। तो अब बेटा आगे बात समझ में आ गई आपको, नाम बिगाड़ने वाला सिस्टम। तो साइनिडो लिखा है, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? साइनो। साइनो का मतलब साइनाइड। तो यहां कर दिया CN। कितना बेटा? डाई का मतलब 2। ये हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्या है? धनायन संकुल है और ये क्या है? ऋणायन संकुल। इनके ऊपर हमें आवेश पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आवेश। तो बेटा आवेश में ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। सिल्वर Ag है, Ag का ऑक्सीकरण कितना दिया? फर्स्ट। तो ये तो गया +1। NH3 पर आवेश होता है 0, तो इसका मतलब इस पूरे संकुल पे आवेश कितना हो गया? +1। तो यहां हो गया +1। अब देखो इसमें, देखो Ag का ऑक्सीकरण कितना दिया? फर्स्ट, तो +1। Cn कितने बेटा? 2, और Cn पे होता -1। तो +1 और -2, तो कितना बच गया? -1। इसका मतलब इसके ऊपर हो गया -1। तो ये +1 और ये -1। अब सीधी बात है, मैंने कहा कि इस 1 को यहाँ लिख दो और इस 1 को यहाँ लिख दो, तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि दोनों ऊपर एक है। तो इसका फॉर्मूला लिखने का मतलब दोनों को एक साथ लिख देंगे यहाँ पे, AgNH3 टू कोष्टक 1 AgCN2। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम और आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया बेटा आपका। इसके बाद जो इतनी प्रैक्टिस मैंने आपको करवा दिए, इसके बाद जब तक खुद आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आने वाला। अपनी ये जो NCERT बुक है उसमें पेज नंबर 260, पेज नंबर 260 के ऊपर पहले तो ध्यान दे रखा है 9.2, वहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, उनसे उनका सूत्र लिखा हुआ है, यहाँ तो आंसर हो गया। इसके बाद पार्ट एंड पर्सन दिए हैं, पेज नंबर उसी 260 पे है 9.1, उस पर भी नाम दिया हुआ है। इनका आपको क्या लिखना है? सूत्र लिखना है। पहले वाली प्रैक्टिस हमने कर ली। इसके अलावा तो ये काम तो हुआ पेज नंबर 260 पे। इसके बाद पेज नंबर 275 लास्ट के जो बुक के जो अभ्यास क्वेश्चन आते हैं, लास्ट में जो बुक के अभ्यास क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर भी कम से कम आपके 10 दिए हुए हैं। 9.6 सवाल नंबर 9.6 है, तो वहाँ पर आपके क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से मिल जाएंगे, वहाँ पर आप इनको पढ़ सकते हो। तो और इनके आंसर
जो आप करोगे, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कौन सा गलत है और कौन सा सही है, तो इनके सबके आंसर आपको पीछे अभ्यास क्वेश्चन में मिल जाएंगे। इसलिए इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लेना, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के, क्योंकि जब हम इनको बार बार करेंगे तब हम गलतियां करेंगे, गलतियों से ही हम सीखेंगे। बाकी ये नामकरण इतना टफ नहीं है, बहुत चैप्टर नंबर जो क्या बोलते हैं 9 काफ़ी ईजी है, और सबसे बड़ी बात है अच्छे नंबरों का है, और बोर्ड एग्जाम में से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में ये जो टॉपिक था अपना, कौन सा, उपसर्जन यौगिकों का नामकरण, चाहे सूत्र से नाम लिखना हो या नाम से सूत्र लिखना हो, हमने अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद कल की क्लास में जहाँ से इस टॉपिक में थोड़ा सा अपने को अपना IQ यूज करना पड़ेगा, वो टॉपिक आता है इसका उपसर्जन यौगिकों में समायोजकता, आइसोमेरिज्म, किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जिसकी बात हम कल वाली क्लास में करने वाले हैं। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।